तो जय हिंद भाई लोग, आप सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोक क्या होता है, कोयला क्या होता है, आयरन क्या, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, डीमेक क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है और पिग आयरन से कैसे हम स्टील बनाते हैं। वो सभी चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा आप लोग आज अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कोक के साथ कि कोक होता क्या है। तो कोक देखिए क्या होता है, यह एक ठोस ईंधन है जो कोयले की तरह कठोर एवं काला भूरा होता है। इसमें 98% कार्बन होता है। यह कोयले की तरह चमकता है। इसे जलाने पर कोयले से कम धुआं निकलता है। तो जो कोक होता है ना, आप कोक के बारे में कह सकते हो, पहली बात तो कोक एक ठोस ईंधन है, यानी कठोर रहेगा और कोयले की तरह ही काला भी रहेगा, थोड़ा सा भूरा रहता है। इसमें 98%, आप याद कर लीजिए कि कोक में 98% कार्बन होता है, यानी कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और यह कोयले की तरह चमकता है और इसे जलाने पर कम धुआं निकलता है, ठीक है। और अभी आप कोयला देख लीजिए, इसके बाद आप दोनों में डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाओगे। कोयला क्या है? कोयला भी एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जैसे वो ठोस पदार्थ था ऐसे भी एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है और इसमें भी कार्बनिक पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है कार्बन होगा, कार्बनिक पदार्थ है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यह पौधों तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे। इसका कह रहा है कि जो कोयला है वह एक ठोस पदार्थ है और यह एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है और यह पौधे तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं, यानी कि जो आज से हमारी पृथ्वी जो है, इससे हजारों वर्षों पूर्व जो पृथ्वी में बताया जाता है ना कि सारे पेड़ नीचे दब गए थे, तो उन सब से बताया जाता है जो हजारों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे, वो जीवाश्म ईंधन बना और उन्हीं से कोयले का निर्माण हुआ, ठीक है। और जो कोयला होता है, जब कोयले को मतलब कह सकते हो कि कोयले जो कोयला होता है ना, कोयले से ही कोक बनता है। आप कह सकते हो कि जो कोयला होता है ना, जो ये होता है कोयला, यह एक सेकेंडरी फ्यूल है, लेकिन जो आपका कोक है वह प्राइमरी फ्यूल है और इसको नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। और इसको क्या होता है, जो कोक होता है, आप एक चीज़ जान लीजिए कोक के बारे में कि कोक प्रिपेयर्ड मटेरियल विथ फ्यू इम्प्योरिटीज़ एंड हाई कार्बन, यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाया जाता है कोक में और उसमें हाई कार्बन होता है। तो कोक प्रिपेयर्ड मटेरियल विथ फ्यू इम्प्योरिटी एंड हाई कार्बन के साथ उसे बनाया जाता है। तो कोक और कोयला में काफ़ी ज़्यादा समानता होती है। इनमें कार्बन दोनों में होता है, दोनों का कलर इक्वल होता है, दोनों ठोस होते हैं। बट ये है कि जो कोक होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है कार्बन की मात्रा, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। अब ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो कोयला होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है आप देख लीजिए। पहले तो जाहिर सी बात है कार्बन होगा, इसके बाद ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और थोड़ा सा हाइड्रोजन भी होता है। कार्बन ही सबसे ज़्यादा होता है, बाकी ये सब जो है ये सब बहुत थोड़ होते हैं। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद ये जान चुके होंगे कि कोक क्या होता है और कोयला क्या होता है। कोक क्या होता है और कोयला क्या होता है। एक बार आप लोग यदि इस चीज़ को अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छे समझ गए होंगे कि कोक और कोयले में क्या डिफ्रेंशिएट होता है और मैंने आपको बता भी दिया है। इसके बाद टाइप ऑफ कोल, तो टाइप ऑफ कोल का मतलब हो गया टाइप ऑफ कोयला, ठीक है। तो पहला जो होता है पिट आयरन होता है, उसका नाम होता है पिट कोल, शायद हाँ पिट कोल ही होता है। तो पिट कोल होता है। दूसरा होता है लिबोनाइट कोल, जिसे कहते हैं ब्राउन कोल और जिसमें 60 से 70% कार्बन होता है। इसके बाद होता है बिटुमिनस, उसमें भी कार्बन ज़्यादा होता है। और एंथ्रेसाइट, जो कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें 98% कोयला होता है और गुड क्वालिटी होता है वो कोयला का, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए लिबोनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट।
अब कोक कोयला देख लिए, कोक और कोयला देख लिए, अब चलते हैं डीमेक मॉडल ओवरव्यू। तो डीमेक क्या होता है, तो देखिए क्या है, डीमेक इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल। यानी जो डीमेक होता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना और प्रोसेस को इम्प्रूव करने वाला एक मॉडल होता है, जिसमें हम समस्याओं को सॉल्व करते हैं जिसके द्वारा से, और प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो डीमेक में पहला आ जाता है क्या, डीमेक स्टैंड फॉर डिफाइन मेजर एनालिसिस इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो देखिए जो डीमेक स्टैंड फॉर डिफाइन, यानी कि डीमेक का जो फुल फॉर्म है उसका आप जान लीजिए। डीमेक स्टैंड फॉर, डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूव, सी फॉर कंट्रोल। तो ये होता है डीमेक का फुल फॉर्म। अब देखिए क्या है, इट इज़ ए कोर पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। तो जैसे ये कह रहा है जो 6 सिग्मा मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, उसका यह कोर पार्ट होता है। जो डीमेक होता है या 6 सिग्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। दे आर 5 स्टेप इन द मॉडल, यानी कि इस मॉडल में 5 स्टेप होते हैं। और कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या किया जाता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बताया था डीमेक, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। एक मिनट आप रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो हाँ, डी मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। डी मतलब डिफाइन, यानी कि अंडरस्टैंड। पहले तो हमें जानेंगे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या। दूसरा क्या है, मेज़र। मेज़र मतलब कलेक्ट करना। इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम को मेज़र किया जाता है उसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम पहले प्रॉब्लम देख ली, भाई हाँ प्रॉब्लम है, इसके बाद उस प्रॉब्लम के डाटा को लेंगे, हाँ इसमें प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम, तो एक डाटा मिलता है। तो क्या होता है मेज़र में, करंट प्रोसेस के बेस के आधार पे, करंट प्रोसेस के बेस के आधार पे एक डाटा निकाला जाता है और उस डाटा के आधार पे आगे फैसला कैसे लिया जाता है वो भी आप देखिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, एनालाइज। फिर एनालाइज करते हैं कि हमारा रूट कॉज क्या है, वेरीफाई करते हैं कि मतलब वेरीफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि कौन सा मुख्य कारण है जो उस प्रॉब्लम का मेन कारण है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ आप जान लीजिए। मेज़र में क्या करते हैं, मेज़र में हम लोग क्या करते हैं कि करंट प्रोसेस के बेस के आधार पे हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उनके डाटा को इकट्ठा करते हैं। और एनालाइज में क्या करते हैं, हम रूट कॉज को वेरीफाई करते हैं और उनके मेन प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगर समस्या किस कारण से आ रहा है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद हम लोग, हाँ इसके बाद जब हमने समस्या पहचान लिया, उसके डाटा को इकट्ठा कर लिया और उसके डाटा को इकट्ठा करने के बाद उसके मेन प्रॉब्लम को समझ लिया, तो जाहिर सी बात है हम लोग इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। इम्प्रूवमेंट क्या है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, क्यों है, कब कहाँ क्या यूज करना है, उन सभी चीज़ों को हम पता करेंगे। फिक्स द रूट कॉज। इसके बाद कंट्रोल। फिर इसके बाद जो होता है, जो इम्प्रूवमेंट किया है उसे मॉनिटर करेंगे और फिर उसे किसी और प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ होता है डीमेक। एक बार मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। डीमेक का मतलब होता है डिफाइन, जिसमें हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। मेजर का मतलब हम उसको क्या होता है कि करंट जो प्रोसेस है उस करंट प्रोसेस को देख करके प्रॉब्लम के डाटा को इकट्ठा करते, हाँ इसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम, इस सेम प्रोसेस में ए प्रॉब्लम आ रहा है। तो करंट प्रोसेस के आधार पे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उस रूट कॉज जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको मतलब देखते हैं कि उसको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, और उस जो रूट कॉज होता है उसको हम प्रॉब्लम को वेरीफाई करते हैं। अब आप समझ लीजिए, जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है, उसके डाटा को समझ लिए कि हाँ इसमें जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हो रहा है, और इसके बाद आप उसको एनालाइज कर लिए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे है।
तो इसके बाद क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ही होता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन क्या है और वो जो सल्यूशन है उसको कब और कहाँ यूज करना है। इसके बाद कंट्रोल, जो इम्प्रूवमेंट हम लोग कर लिए होते हैं उस इम्प्रूवमेंट को करने के बाद उसे मॉनिटर किया जाता है और फिर उसे किसी और प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं और फिर उसे किसी और प्रॉब्लम पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो डीमेक का मतलब समझ गए, डिफाइन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम को पहचानो। एफ का मतलब डीमेक है। एम का मतलब मेजर करेंगे कि करंट प्रोसेस के आधार पे समस्या को देखेंगे। हाँ, और इसके बाद क्या, एनालाइज मतलब उस मेन प्रॉब्लम को हाँ एनालाइज करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि भाई कौन सा प्रॉब्लम है। इसके बाद उसके पॉसिबल जो रिज़ल्ट हो सकते हैं, अच्छा कैसे सही कर सकते हैं उसे देखेंगे और इसके बाद मतलब उसको कंटिन्यूअस देखते रहेंगे और उसका उपयोग और कहाँ कर सकता हूँ उसके बारे में देखूँगा। इसके बाद फिर देखते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल आप जानते हो कि दो प्रकार का होता है, कि एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। इसके बाद मेटल भी दो प्रकार का होता है, एक फेरस मेटल होता है, एक नॉन फेरस मेटल होता है। फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन कम पाया जाता है। ये समझ लो, जिसमें लोहा और अलोहा वाला। इस वक्त फेरस मेटल क्या होता है, जिन धातुओं में मुख्य तत्व लोहा होता है, जो धातुएं लोहे से मिलकर बनाई जाती हैं और जिसमें जिसमें चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है, लौह धातु कहलाती है। लौह धातु क्या होता है, जिन धातुओं में मुख्य तत्व लोहा होता है, जिन धातुओं में मुख्य तत्व लोहा होता है, जो धातुएं लोहे से मिलकर बनाई जाती हैं और जिनमें मैग्नेटिक का गुण होता है, उन्हें लौह धातु कहते हैं। तो फेरस मेटल वही होता है जिसमें आयरन होता है और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसी को फेरस मेटल कहते हैं। तथा जिसमें नहीं होता है उसे अलौह धातु कहते हैं। अलौह धातु का परिभाषा मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा, उसमें आपका दी इसमें लोहा कम मात्रा में होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, सीधी सीधी बात। इसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, एलॉय स्टील, ऑल टाइप स्टील, ये सभी क्या होते हैं, लौह धातु के फेरस मेटल के होते हैं। नॉन फेरस के लोहे के कण नहीं होते, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एल्युमिनियम, कापर, लेड, टिन, टाइटेनियम, जिंक, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टंगस्टन, कैडमियम, लिथियम, ये सभी होता है वो। इसके बाद क्या होता है, फेरस क्या होता है, फेरस का मेन पार्ट लोहा होता है और नॉन फेरस का मेन पार्ट लोहा नहीं होता, डिफ्रेंशिएट। इसके बाद जहाँ लोहा है वहाँ जंग लगेगी, जहाँ लोहा है ही नहीं तो वहाँ जंग कैसी लगेगी। इनका गलनांक हाई होता है। गलनांक हाई का मतलब ये है कि जिसमें लोहा है उसमें गलने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है। क्यों, क्योंकि भाई वो गल रहा है। अगर आप गलने का मतलब ये होता है पिघलाना, गलनांक का मतलब होता है गलना और गलने का मतलब होता है पिघलाना। गलनांक का मतलब हो गया पिघलाना। तो आप लोहे को पिघलाओगे तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। भाई वो लोहा है, लोहा को पिघलाना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और जो लोहा नहीं उसको तो आप कम तापमान पे भी पिघला सकते हो। और भूरे और काले रंग में पाए जाते हैं, या अनेक रंगों में पाए जाते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत सारे होता है। देखिए इसमें क्या है, जिसमें लोहा है वही होगा, इसमें जो लोहा नहीं वो सब हो जाएगा। तो जिसमें लोहा होगा उसमें लोहे की प्रॉपर्टी होगी, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होगा ना। तो वही चीज़ है, भूरे और काले रंग में पाए जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है, ये जानना है। यानी कि मिनरल और ओर के बारे में आपको जानना है। तो देखिए क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्टी के नीचे खुदाई से प्राप्त तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के नीचे खुदाई से प्राप्त तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, और क्या है, यानी अयस्क खनिजों से धातु का निष्कर्षण करना ही अयस्क होता है। अब आप लोग अगर अच्छे से देख लिए होंगे ना, तो आप लोग लगभग खनिज और अयस्क समझ गए होंगे।
इसमें देखिए क्या है, भूपर्टी के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे खुदाई से प्राप्त तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है, खनिज से धातुओं का निष्कर्षण करना ही अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो खनिज है वह तो पृथ्वी के नीचे पाया जा रहा है, लेकिन जो अयस्क है वह खनिज से ही बन रहा है। इसके बाद क्या, कोयला पेट्रोलियम खनिज का उदाहरण है। अयस्क का उदाहरण अभी मैं आपको दूंगा। भूपर्टी में प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो अभी हो ही गया पता कि भूपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और इसके बाद क्या है, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। जो सभी खनिज हैं, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी, बहुत मेन पॉइंट इसको देखना, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं होता, यानी कि ये कह रहा है कि जो जितने खनिज होते हैं सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण यानी कि धातु नहीं निकलता है। यानी कह रहा है जितना खनिज पाएंगे सभी खनिज से धातु निकले वो जरूरी नहीं है। और सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, और सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो। इस कह रहा है कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है, और वही ये कह रहा है कि सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। ये चीज़ होता है। तो जितना खनिज रहेगा उनसे धातु का निष्कर्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है हो ही जाए, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो अयस्क होते हैं उनसे धातु का निष्कर्षण होता है। क्यों? क्योंकि खनिज मिला, खनिज में दो प्रकार का चीज़ मिला, एक जिसमें धातु है और एक जिसमें अधातु है। खनिज हुआ, खनिज जमीन के नीचे खुदाई की तो एक धातु वाला मिल गया, एक धातु वाला नहीं मिला। और हमने क्या कहा है, हम अयस्क उसको मानते हैं जो हम खनिज से बनाते हैं। अब हो सकता है हम जो धातु वाला नहीं मिला हम उसको बनाए ही ना, जो धातु वाला खनिज से मिला हम उसको ही बनाए अयस्क। तो इसमें क्या है, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि हर पिता बेटा जरूर होता है, पर हर बेटा बाप नहीं होता है। जैसे सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, आप अपने पे लीजिए, आप अभी किसी के बेटे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप किसी के बाप हो। लेकिन जो किसी का बाप है वो किसी न किसी का बेटा जरूर होगा। जैसे आपके पिताजी हैं तो वो किसी के बेटे जरूर हैं, बट आप किसी के बेटे हैं ये जरूरी नहीं। बस वही चीज़ इसके साथ भी है। खनिज जो होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि खुदाई हुए हो सकता है उसमें अयस्क वाला प्रॉपर्टी ना हो सकता है उसमें लोहा ना हो सकता है उसमें धातु ना हो, ठीक है, अधातु है। तो सभी जो खनिज होते हैं वह अयस्क नहीं होते, उसमें उसमें अयस्क भी रहेगा और अयस्क भी रहेगा। यानी कि जब हम खनिज की खुदाई करेंगे तो उसमें धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा और भी बहुत सामान, और धातु को ही अयस्क कहते हैं। तो वही कह रहा है कि उसमें बहुत तरह मिलेगा ना, तो खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यानी कि हम अगर इतना खुदाई कर दिए तो जितना खनिज मिला उन सभी में वो सारे खनिज अयस्क हो या जरूरी नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम खूब कूड़ा बीन करके लाए, उसमें से जो मेन था उसको छांट के एक तरफ रख लिए, तो ये जान लीजिए कि जो सभी कूड़ा है उसमें जरूरी नहीं है कि वो सभी लोहा ही हो, सभी अयस्क हो, अयस्क भी होगा और भी जो होता है सब होगा। अब उसको छांट के रख लीजिए अयस्क को एक तरफ। तो जब अयस्क को छांट के आप रख ले रहे हैं तो भाई अयस्क तो खनिज है ही, वह तो उसी से बना है ना। तो सीधी सी बात, सभी खनिज अयस्क होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए आयरन के कुछ अयस्क होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए क्या होता है, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट मतलब Fe2O3, मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4, लिमोनाइट मतलब क्या होता है 2F2
O3 इंटू 2H2, सीडेराइट का क्या होता है Fe2CO3, ये होता है आयरन के अयस्क। अब इसके बाद देख लीजिए पिग आयरन क्या होता है। तो पिग आयरन को आप समझिए कि जो पिग आयरन होता है उसमें 93% कार्बन 93% लोहा होता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड आप रुको। हाँ, जो पिग आयरन होता है इसमें 93% Fe होता है। Fe मतलब आयरन, 4% कार्बन और 0.05% होता है सिलिकॉन। शायद अभी मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, यस का मतलब शायद सिलिकॉन, सल्फर होगा, सिलिकॉन नहीं है, सल्फर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो इतना होता है पिग आयरन। अब पिग आयरन मतलब जान लीजिए जैसे ना कोई एक मटेरियल है जिसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते जाओगे किसी किसी मटेरियल में तो प्रॉपर्टी बदलते जाता है। जैसे क्या है, क्यूपोला फर्नेस में अगर आपको कास्ट आयरन बनाना है तो उससे क्या होता है 2% कार्बन ज़्यादा डाल दिया जाता है। यानी कि पिग आयरन जो है क्यूपोला फर्नेस में यदि 2% से ज़्यादा कार्बन रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया जो पिग आयरन है उसमें 93% आयरन है, 4% कार्बन है, लेकिन आपको क्या है 2% से थोड़ी से ज़्यादा या उससे कम रखना है, तो उसके लिए आपको क्यूपोला फर्नेस का यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें हमको 4% आयरन कार्बन नहीं चाहिए, केवल 2% चाहिए या उससे थोड़ी से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम क्यूपोला फर्नेस का यूज़ करते हैं। और इसमें जो होता है कार्बन 2% होता है और इसके बाद कास्ट आयरन बनता है। तो कास्ट आयरन किससे बनता है, क्यूपोला फर्नेस से, जिसमें कार्बन 2% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद क्या है, पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है, जो यहाँ पे पिग आयरन में 93% था वो यहाँ पे हो जाएगा 99%, और यहाँ पे जो आयरन होता है इसको हम 0.02% मिलाते हैं और इसके बाद हम रॉट आयरन प्राप्त करते हैं। कास्ट आयरन होता है एक रॉट आयरन, रॉट आयरन को हम कहते हैं पिटवा लोहा। यह सबसे शुद्ध लोहा होता है, इसमें लगभग 99% आयरन लोहा होता है, यानी कि आयरन होता है, साथ ही कार्बन कम होता है। तो जो रॉट लोहा होता है ना, रॉट आयरन, वो सबसे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें Fe जो होता है वो 99% होता है, यानी कि आप समझ लीजिए केवल 1%। अब 1% में सब है, और इसमें साथ ही कार्बन भी कम होता है, ये होता है। इसके बाद क्या है, बेसेमर प्रोसेस। बेसेमर प्रोसेस से हम स्टील बनाते हैं। इम्प्योरिटी क्वालिटी पिग आयरन से अशुद्धि निकालते हैं। इम्प्योर क्वालिटी जो होती है वो पिग आयरन से अशुद्धि निकालते हैं और अपने मन से कार्बन यूज करते हैं। बेसेमर प्रोसेस क्या होता है ना, इसमें हम अपने मन से कार्बन यूज कर सकते हैं, इसमें चाहे हमें कम लगे चाहे ज़्यादा, अपने मन से हम यूज कर सकते हैं और उस प्रोसेस से हम स्टील बनाते हैं। ओपन हेल्थ फर्नेस, हाई क्वालिटी स्टील। अगर हमें स्टील बनाना हाई क्वालिटी का तो उसके लिए हम अपनाते हैं ओपन अर्थ फर्नेस, ठीक है। जो अशुद्धि बेसेमर से दूर नहीं हो पाती है उसे खत्म इस विधि के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस, इसमें क्या होता है, बिजली सस्ती होने पर इसका यूज करने लगे तो ये चीज़ होता है। आयरन कैसे बनता, लोहा कैसे बनता, आप जान लीजिए। एक पिग आयरन रहेगा, उसमें क्या होता है 4% कार्बन रहता है। अब उसी में किसी एक दो चीज़ का मात्रा कम करते रहते हैं और हमें नया नया मटेरियल मिलता रहता है। जैसे भी कार्बन 2% कर दिए, उससे थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कास्ट आयरन। अब आयरन की मात्रा को 93 से बढ़ा करके 99 कर दिए तो हमें मिल जाएगा कास्ट आयरन। और अगर हमें मतलब कास्ट पिटवा लोहा मिल जाएगा, यानी अगर कार्बन 2% किए तो कास्ट आयरन, और 99% आयरन कर दिए तो रॉट आयरन मिल जाएगा, यानी पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। और अगर मान लीजिए हमें स्टील बनाना है तो हम बेसेमर का यूज कर लेंगे प्रोसेस का, इसके बाद हमारा हो जाएगा, और यही होता है। तो आप शायद सभी लोग समझ गए होंगे कि खनिज पदार्थ ही सब क्या होता है। तो मुझे लगता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।